हेलो एवरीवन, एस्टेट की डेट आ चुकी है। अभी सब लोग तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में सीडीपी की सारी थ्योरीज़ को कवर करेंगे जो एस्टेट और सीटेट के एग्जाम्स में आती है। तो यहाँ पे टोटल 25 थ्योरीज़ हैं जो मैंने पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उनका रिवीजन करेंगे। हर एक थ्योरी का हम 1, 1.5 या 2 मिनट के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या एग्जाम्स में आ सकता है उसमें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए दी बेस्ट हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक थ्योरी को पढ़ना है तो आप अलग से जाके वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज इसी वीडियो के अंदर इसी में आपको वो सारा मटेरियल कवर हो जाएगा एक थ्योरी में जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास थ्योरीज कौन कौन सी है पहले हम वो देख लेते हैं। पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल, ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, ब्रॉन फेनब्रेनर की है इकोलॉजिकल सिस्टम, बायो इकोलॉजिकल सिस्टम जो इन्होंने बाद में दिया था। फिर अल्फ्रेड बिनेट की है सिंगल फैक्टर कह लो, वन फैक्टर कह लो, यूनिफैक्टर थ्योरी, और चार्ल्स स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, थोंडोइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी, थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी, और गुल्फर्ड की SOI और या 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी एंड साइको सेक्सुअल थ्योरी। दोनों अलग अलग है, दोनों को कवर करेंगे हम। एंड थोंडोइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्कीनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलर की है इनसाइट लर्निंग एंड बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, मैस्लो की नीड हायरार्की, क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन और कर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। देन है गाइनी की हायरार्की ऑफ लर्निंग, टोलमैन की साइड लर्निंग थ्योरी और डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है बट क्वेश्चंस आजकल एरिया बड़ा करते जा रहे हैं तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। वैसे छोटी है ये थ्योरी भी। तो ये थ्योरीज हम कवर करेंगे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं, रिवीजन नोट्स बनाए थे, वो मुश्किल से 10 पेज में कवर हो रही हैं सारी की सारी 25 थ्योरीज जो आपको यहाँ पे एकदम कंबाइन करके बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी इसमें। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 ईयर की है, प्री ऑपरेशनल है वो 2 से 7 आ जाएगी, कंक्रीट ऑपरेशनल है वो 7 से 11 ईयर और फॉर्मल ऑपरेशन शुरू होती है 11 से बड़े वाले बच्चों में। अब कैरेक्टरिस्टिक की क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, एक तरीके से बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सारी चीज़ें सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें होती है। अगर कोई चीज़ उनके सामने है तो उनको लगता है और अगर हम उनके सामने से वो चीज़ हटा लेते हैं तो उनको लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आता है प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक आता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा नहीं समझता है। वो जैसा सोच रहा है वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ठीक समझेगा, जिद्दा है बच्चा उस टाइम पे। लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो 2 से 7 साल की उम्र में होता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। कोई चीज़ सामने है, हम उसको देख के थिंक करने लग जाते हैं। मतलब बच्चा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इंडक्टिव लॉजिक है वो होता है एक तरीके से उनका जो भी नॉलेज गेन करने का तरीका होता है वो एक्टिविटी कर करके, स्पेसिफिक एक्टिविटी करके फिर चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, हाइपोथेटिकली सोचने लग जाता है बच्चा और डिडक्टिव लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है। जो पियाजे थे उन्होंने टर्म्स दी थी, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें टर्म दी थी। स्कीमा का मतलब होता है कि एक तरीके से बंडल ऑफ नॉलेज मान लो या यूनिट मान लो, कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में इस तरीके से सेट होती है कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके ये सोच रहे हैं हम, ठीक है, एक बंडल की फॉर्म में नॉलेज होती है। एसिमिलेशन की जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में नॉलेज है उसमें हम और नॉलेज ऐड कर रहे हैं और जो नॉलेज हमने ऐड की है वो जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसके अंदर उसको ऐड अप करके फिक्स करना, एकोमोडेशन बोलेंगे उसको। और इक्विलिब्रेशन की जो नई नॉलेज ली थी और जो पुरानी है उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, वो इक्विलिब्रेशन आ जाएगा। जो पियाजे थे उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला है बच्चों को। पियाजे बोलते थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका IQ कम होता है या वो दिमाग उनका नहीं होता है, उनमें होता है, बड़े के बराबर ही होता है, बस क्वांटिटी और क्वालिटी अलग होती है उनकी सोचने की। अदरवाइज वो बिल्कुल बड़े की तरह ही सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं पियाजे की।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी थ्योरी अपनी। दूसरी है कोलबर्ग की थ्योरी, जो कि मोरल डेवलपमेंट पे है। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था। 3 लेवल दिए थे जिसमें 6 स्टेजेस हैं। 3 लेवल कौन कौन से थे? प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, जो 0 से 9 साल तक के बच्चे में होती है। इसमें 2 स्टेजेस थी, एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसमें बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट के डर से ओबीडियंस एक तरीके से आता है, उसमें ओबे करता है बच्चा, फॉलो करता है बड़े की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको। स्टेज सेकेंड होती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें होता है कि जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं वैसा ही आपके साथ करूँगा। लाइक अगर उनको एक थप्पड़ मारोगे तो वो वापस से 2 या 3 लगाएगा आपको, तो ये चीज़ें होती हैं। लेवल 2 जो है उसमें आता है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें है एक तरीके से अर्ली एडोलसेंस जो होता है वो वहाँ से शुरू होती है और अडल्टहुड तक की स्टेज चलती है। इसमें होता है डेवलपिंग गुड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, कि वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल वाली जो चीज़ होती है वो आती है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे बढ़ाई मिलेगी, ठीक है, वो उस कैटेगरी में रखेंगे मुझे। जो स्टेज 4 है वो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहाँ पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें फॉलो करता है। देन लेवल 3 आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में होता है कुछ अडल्ट ही पहुंच पाते हैं। जो हमारे कोलबर्ग थे उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सारे अडल्ट पहुँचे, कोई 12% या 10% के अराउंड ही अडल्ट यहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे मदर टेरेसा वगैरह हो गई, ऐसे जिनको वो ज्ञान होता है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ठीक है और ऐसा करना चाहिए हमें, दया भावना के साथ। तो इसमें 5th स्टेज जो आती है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज। उसमें वो लाइक ये देखिए कि आपने देखे होंगे कि बैनर उठा के अपोज करते हैं चीज़ों का कि जंगल नहीं काटने चाहिए, या कि कोई ऐसा केस हो जाता है लाइक रेप केस वगैरह होते हैं तो उनके सपोर्ट में आते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसमें वो चीज़ आती है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, एक इंसान है वो उसके लिए खड़ा होता है। ओके, देन स्टेज 6 आती है जो फाइनल स्टेज है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें, कि यूनिवर्सली सोचता है, लाइक वो ऐसे बना नहीं रहता रूल्स में, रूल्स हैं वो चेंज, मतलब वो समझने लग जाता है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो यूज़लेस टाइप के हैं और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक रूल है वो हर टाइम पे बेनिफिट ही करे। सो वो यहाँ पे ये सोचने लग जाता है। इन्होंने एक जो हिंज था उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वाइफ बीमार थी और मेडिकल स्टोर पे वो दवाई लेने जाता है, तो वो स्टोरी पूरी आपको याद होगी। तो इन्होंने क्वेश्चन अराइज किया था कि उसने जो किया वो ठीक किया क्या। उसका मेन मोटिव ये नहीं था कोलबर्ग का कि वो आंसर जानना चाह रहा था, बट वो डिफरेंस करना चाह रहा था कि लोग अलग अलग क्या सोचते हैं, किस लेवल के मतलब किस एज के बच्चे हैं, वो कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में, ठीक है, उनके लिए मोरल क्या है, तो वो डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए थे जो कि ऐसे हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे तो उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए थे जो कि ऐसे हैं। ओके, देन आता है हमारा 3rd, ये है वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी, इन्होंने फोकस किया था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो सोशो कल्चर मतलब कल्चर के साथ इंटरेक्शन होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है, तब बच्चा डेवलप करता है। तो उन्होंने ये मतलब बेस था उनकी थ्योरी का। उन्होंने 3 टाइप की स्पीचेस की बात की थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। कि जो बच्चा होता है 2 साल का बच्चा जब होता है तो वो सोशल स्पीच एक तरीके से उस कैटेगरी में आता है, यूज़ करता है। सोशल स्पीच कैसे, वो अपने मम्मी पापा से बात करेगा, फैमिली मेम्बर से बात करेगा, वो बोलता है अपनी हर चीज़ जो उसके दिमाग में आएगी वो बोलेगा। देन आएगा प्राइवेट स्पीच, उसमें 3+ के बच्चे आ जाते हैं। जैसे ही 3 साल से बड़ा बच्चा होता है वो अपने आप से भी बातें करने लगता है, उसकी खुद की स्टोरी चलती रहती है और लाइक अपने आप से बातें करते रहेगा, कुछ बड़बड़ाता रहेगा इस तरीके से, लेकिन उसकी स्टोरी जब उसके दिमाग में चलती रहती है। फिर आता है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच में होता है 7+ के, कि बच्चा अपने मन ही मन बातें करने लग जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर बोले उन चीज़ों को, लेकिन उसके थॉट्स जो हैं अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर टर्म दी थी, एंड जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और एक होता है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग की टर्म भी इन्होंने ही दी थी पहली बार। तो ये तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से। जब बच्चा सीखता है उससे जैसे इंटरेक्शन करता है वो अपने कल्चर से, सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से, तो वो सीखता है। कैसे सीखता है? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, कि जिस भी बंदे को नॉलेज ज़्यादा है वो उसको सिखाएगा या उसको देख के ऑब्जर्व करके वो सीखता है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस तरीके से वो सीखता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है कि बच्चा अभी क्या कर रहा है लेकिन उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, वो जो एक स्पेस होती है ना, वो उसी को हम बोल रहे हैं वो जोन।
तो वो जोन क्रॉस करना है एक तरीके से, जितना उसको आता है और जितना उसका पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचाएंगे उसको स्कैफोल्डिंग की हेल्प से। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जैसे हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे वो बांस की या मेटल की रोड लगा के और पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं पहले, फिर उसके बाद लेंटर डालते हैं। हालांकि लेंटर बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब हम उसको डालते हैं तब वो उतना मजबूत नहीं रहता। तो वैसे ही बच्चा है कि बच्चे को हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाए। सो स्कैफोल्डिंग उसको बोलते हैं। और कुछ टाइम बाद वो स्कैफोल्डिंग जो होती है वो हटा दी जाती है जब वो बच्चा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। तो ये 3 टर्म है, हमें याद रखनी है कि मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैफोल्डिंग की जो टर्म है वो किसने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है। ओके। ब्रूनर कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ब्रूनर ने क्या बताया है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताई है इन्होंने, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव में क्या होता है कि कोई बच्चा जो होता है 0 से 1 ईयर तक का जो बच्चा है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है एक तरीके से। ये बच्चे की जो मसल्स मेमोरी होती है वो होती है उसके पास। लाइक हम झुंझुना पकड़ा देते हैं बच्चे के हाथ में, आप कुछ भी मतलब पकड़ाओगे ऑब्जेक्ट उसके हाथ में तो उसकी मसल्स है, उसके हाथ पैर है वो हिलने लग जाते हैं। सो एक्शन बेस्ड मेमोरी रहती है उसके पास, वो लर्निंग होगी वो एक्शन के थ्रू होती है। आइकॉनिक की इमेज बेस्ड होती है। आइकॉनिक वाली स्टेज में क्या करता है बच्चा कि कोई चीज़ देखता है, वो कोई ऑब्जेक्ट देखा है तो उसकी इमेज उसके माइंड में बन जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको नाम बोलेंगे उसको तो वो इमेज ही उसके दिमाग में जो फॉर्म हुई थी वो उसके पास आएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी, तो वो ऐसे मतलब ऐसे लर्न करता है वो इमेजेस के थ्रू। उसका डायग्राम जो है एक तरीके से वो बनता है उसके दिमाग में। फिर आता है थर्ड सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में होता है लैंग्वेज बेस्ड होती है कि बच्चा है वो लैंग्वेज सीखने लगता है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होती उसके सामने, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है वो मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, बट वो सोचने लग जाता है, वो इमेजिन करने लग जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ें ऐसी दिख सकती हैं। ये जो सिंबॉलिक स्टेज है ये अलग अलग हो सकती है। लाइक मैं किसी चीज़ को लेके अलग सोचती हूँ, जैसे आत्मा वगैरह से रिलेटेड मान लो चीज़ मान रहे हैं तो मैं क्या पता अलग इमेज फॉर्म कर रही हूँ, अलग से सिंबल कुछ यूज़ कर रही हूँ मैं उसको अपने माइंड में रिप्रेजेंट करने के लिए, और हो सकता है आपके दिमाग में उस चीज़ का अलग रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, वर्ड एक दे रहे हैं हम लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है। तो ये ब्रूनर ने दिया था 3 स्टेजेस। इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी, हमें याद रखनी है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा खुद डिस्कवर करके सीख रहा है। ब्रूनर ने बोला कि मतलब टीचर की हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं रहती कि टीचर ही सब कुछ उसको करके दे, बच्चे को खुद डिस्कवर करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। स्कैफोल्डिंग की बात भी ब्रूनर ने की थी यहाँ पे। स्पाइरल करिकुलम हो जाता है कि बच्चा जिस स्टेज के ऊपर है हम वो उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही कोई कॉन्सेप्ट है वो उतना समझने की कोशिश करता है। लाइक जैसे हमारे करिकुलम में क्या होता है कि एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस वगैरह हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या है कि जब बच्चा 6th 7th 8th में होता है तो केमिकल रिएक्शन का इनिशिएटिव हम शुरू करते हैं उस चीज़ को कि किसका क्या सिंबल है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसी टॉपिक को उस लेवल पर कराते हैं। लेकिन जैसे ही हम 11th 12th में जाएंगे तो हम चेन रिएक्शन वगैरह और सब कुछ मतलब प्रैक्टिकल कर करके उनको दिखाने लग जाएंगी कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये केमिकल उसमें डालो, है वो भी केमिकल रिएक्शन ही, लेकिन हम और डीप उसमें जाने लग गए हैं। तो ये होता है स्पाइरल करिकुलम कि मतलब हम सेम टॉपिक के ऊपर और भी डीप में मतलब नॉलेज गेन करते रहते हैं, और हायर स्टडीज़ में जाएगा तो और भी ज़्यादा वो नॉलेज गेन करेगा। तो ये हो जाएगा, ये हो गई हमारी 4th ब्रूनर की। देन आती है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जो कि एपिजेनेटिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक तरीके से उन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं और पूरे लाइफ स्पान को उन्होंने कवर किया है। ये इसका पॉजिटिव वो लगा लो आप कि इन्होंने ना मतलब जन्म से लेके और डेथ तक सारी एज जो है एक तरीके से सारी उम्र जो है वो कवर की है। पूरी लाइफ स्पान को इन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और 8 के 8 कैटेगरीज में क्या है कि एक डिस्प्यूट है एक तरीके से कि मतलब एक चीज़ होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी, वर्सेस लगाया है इन्होंने बीच में। जैसे फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये होता है 0 से 1.5 साल तक के बच्चे में। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब एक जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है तो वो अपने जो माँ होती है उसकी उससे अटैच्ड रहता है। अगर वो अच्छे से केयर करेगी तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर कोई अच्छे से केयर नहीं करेगा उसका तो मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, जब 1.5 से 3 साल का बच्चा होता है तो उसमें वो सुसुपोटी वाली ट्रेनिंग आती है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा लाइक एक आपने ऑब्जर्व भी किया होगा उसमें कि
लाइक या तो अगर वो बता पाता है, सीखता है इस टाइम पे, अगर वो बता पाता है तो उसको सही रहता है, और इन चीज़ों को बताने में उसको शर्म भी आती है। कई बार जैसे कपड़ों में ही ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वो शेम फील करता है। ओके, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में होता है कि वो किसी चीज़ को खुद करने की कोशिश करता है तो इनिशिएट हो गया वो, अगर वो खुद नहीं कर पाता है तो उसको गिल्ट होता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है इस टाइम पे, और इंडस्ट्री मतलब वो खुद कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहता है, जो भी वो ऑब्जर्व करता है वो खुद से करना चाहता है। अगर वो खुद नहीं कर पाएगा तो फिर उसमें इन्फीरियोरिटी की जो भावना है वो आ जाएगी। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, इसमें बच्चा जो है वो एडोलसेंस एज में पहुंच जाता है, और आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न वाली होती है कि इसमें अपने खुद को आइडेंटिफाई करता है। अगर वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो उसको कन्फ्यूज़न वाली स्टेज होगी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ, किस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसमें। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है 18 से 40 में, कि वो लाइक इंटीमेसी एक सोशल ग्रुप बनाता है अपना, बातचीत करने वाली जो स्टेज होती है वो होती है, या तो वो लाइक दोस्त वगैरह बन जाएंगे, उसके सोशल पर्सन बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आइसोलेटेड फील करता है अपने आप को। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में होता है कि इस टाइम पीरियड पे जो शादी वाली एज होती है और नई जनरेशन जो आती है वो चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर में कि जो 65 से ऊपर वाले होते हैं, लाइक पोते को कहानी सुनाना, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक करना एक तरीके से, वो आ जाएगा इसमें, कि पूरी लाइफ को रिफ्लेक्शन होता है इसमें कि हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इन्होंने दी थी 8 स्टेजेस हमें याद रखनी है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपना स्टेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो पहली 5 स्टेजेस हैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, क्योंकि बाद की जो स्टेजेस होती हैं वो अडोलसेंस और अडल्टहुड के बाद वाली चीज़ें आ जाती है, तो उसमें मतलब स्कूल लेवल पे कोई काम नहीं रहता है। तो जो पहली 5 स्टेजेस हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि क्या क्या स्टेजेस हैं और इनमें मतलब क्या चीज़ें कवर होती हैं। देन आता है 6th है हमारी ब्रोनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इन्होंने क्या किया था कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे शेप होता है, इन्होंने ये बताया था कि एक तरीके से जो इंटरेक्शन होगा बच्चे का वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट का होता है, कि अलग अलग लेयर में उसका इंटरेक्शन होता रहता है, तब उसका डेवलपमेंट होता है। इन्होंने एक तरीके से इमीडिएट कैसे होगा लेयर में इंटरेक्शन, कि जैसे मान लो फैमिली मेम्बर के पास है पहले बच्चा, और फिर वो धीरे धीरे उसका एरिया बड़ा होता जाता है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस मतलब एक बड़े लेवल पे उसका इंटरेक्शन होता है, तो धीरे धीरे इस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। अब जैसे मैं एक इसकी वजह से समझा देती हूँ कि उन्होंने 5 वो स्टेजेस दिए थे, या 5 लेयर मान लो, जो 5 लेयर की वो बात कर रहे थे कि इन लेयर में मतलब इंटरेक्शन होगा उनका तो डेवलपमेंट होगा। तो मान लो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का पहला इंटरेक्शन होता है माइक्रो सिस्टम में। माइक्रो सिस्टम क्या रहेगा, माइक्रो छोटे लेवल पे, जैसे उसकी फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, फ्रेंड्स हो गए, जिस क्लास में जा रहा है वो क्लास हो गई, तो बिल्कुल क्लोज जो उसके फर्स्ट पर्सन एक तरीके से जो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो आ जाएगा माइक्रो सिस्टम में। फिर आ जाता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है कि जो भी उसके माइक्रो सिस्टम्स थे, लाइक जैसे स्कूल हो गया और फैमिली हो गई, तो स्कूल और फैमिली का इंटरेक्शन जो रहेगा वो आ जाएगा, कि अगर क्योंकि उनका इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, मान लो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह होती है, तो पेरेंट्स अगर स्कूल में रेगुलर जाके अपने बच्चे का अपडेट लेते रहते हैं तो बच्चा भी अलर्ट रहता है, उसका डेवलपमेंट और अच्छा होगा। फिर आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, पेरेंट्स वगैरह के जो फ्रेंड्स होते हैं वो, और जो अपने भी मान लो मामा मामी वाली फैमिली हो गई या बुआ वाली फैमिली हो गई, इस तरीके से मास मीडिया भी या सोशल मीडिया वाला आजकल चल रहा है, तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं इसमें। देन आता है मैक्रो सिस्टम, बड़ा सिस्टम। बड़ा सिस्टम क्या होगा, जैसे सोशल नॉर्म्स हो गए, हमारा कल्चर हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, तो हम ये सारी चीज़ें काउंट करेंगे उसमें। फिर आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में हम टाइम से रिलेटेड लगाते हैं, पूरा लाइफ स्पान लगा लो इसमें आप, कि एक बच्चा जब बड़ा हुआ है, ग्रोथ हुई है उसकी, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या घटा है, अब टाइम से लगा लो। जैसे हमने देखा है कोरोना भी आया है, और जैसे अभी अटैक वगैरह भी हुए हैं हमारे देश के ऊपर, तो वो क्या है, हम अपनी लाइफ स्पान में ये चीज़ देख रहे हैं, तो इनसे क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट लगा लो, या हम इन चीज़ों से हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो टाइम पीरियड में वो वाली चीज़ें आ जाएंगी कि जो उनके जीवन काल में जो चीज़ें घटी हैं उनसे भी उनका डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम MMEMC से भी आप दिखा सकते हो, ये मेन तो यही है कि MMEMC, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। तो ये तो इन्होंने शुरू में दिया था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, देन इन्होंने इसको मॉडिफाई किया, इन्होंने फिर दी बायो
इकोलॉजिकल मॉडल। पहले ये क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि बच्चा जो है वो अलग अलग मतलब लेयर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तब उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन बाद में इन्होंने लाइक पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया कि वो खुद से सीख रहा है या जो सीख रहा है जिस मतलब उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने। तो बायो इकोलॉजिकल मॉडल इन्होंने दिया था। ये एक तरीके से प्रोक्सिमल प्रोसेस के ऊपर बेस इन्होंने दिया कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन अमॉन्ग इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहीं से उसका डेवलपमेंट है वो हो रहा है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। ये एक तरीके से जो बायो इकोलॉजिकल मॉडल है उसकी प्रोसेस है वो कैसे होगी कि सेंट्रल टू मैच्योर थ्योरी की सेंटर से और बाहर की तरफ एक तरीके से मैच्योर हो रहा है वो धीरे धीरे। और प्रोसेस है जो पहले प्रोसेस होगी पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करती है किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है डेवलपमेंट, और टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये इन्होंने बाद में इसको और डेवलप कर दिया था, बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है हमें। देन आती है अल्फ्रेड बिनेट की यूनिफैक्टर थ्योरी। इन्होंने जनरल एबिलिटी की बात की थी। यूनिफैक्टर मतलब एक ही फैक्टर की बात कर रही हैं जनरल एबिलिटी की, कि सब में एक जनरल एबिलिटी रहती है जो लाइक कॉमन भी होगी। जनरल एबिलिटी का नाम ले दिया तो कॉमन ही होगी वो। एंड इन्होंने एक चीज़ और याद रखने की, इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट साइमन स्केल दिया था हमें, और जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आती है 8th स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन ने बोला कि जनरल फैक्टर सिर्फ एक नहीं होता है कि हर इंसान में एक जनरल फैक्टर ही मिलेगा, हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल तो जनरल रहता ही है, जैसे सबको ज़्यादातर को खाना बनाना आता है, नहाना धोना ब्रश करना, या लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी का हुआ है, जैसे अपने लोकल में देखोगे हिंदी सभी को आएगी, तो ये जनरल चीज़ें हो गई। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या होती है कि स्पेशल एक जो करेक्टर रहेगा, लाइक जैसे विराट कोहली है वो क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छा, तो उसमें वो स्पेशल करेक्टर हो गया। अब सब नहीं खेल सकते उतना अच्छा, तो ये स्पेशल एबिलिटी हो गई। कोई म्यूजिशियन वगैरह होता है, गाना बहुत अच्छा गा लेता है, तो वो स्पेशल एबिलिटी में काउंट हो जाएगा। ओके, करते हैं थोंडोई की मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो थोंडोइक है उन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, और सोशल इंटेलिजेंस की बात की है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, सिंबल, कॉन्सेप्ट वगैरह इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। कंक्रीट और मैकेनिकल में क्या होता है कि हम उन चीज़ों को समझ गए हैं, अब जो एब्स्ट्रैक्ट में हुआ था लाइक हमने बुकिश नॉलेज वगैरह ले ली है, एंड कंक्रीट में क्या करेंगे हम उनको समझेंगे और अपने लाइक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट, टूल्स एंड फिजिकल थिंग्स, मतलब लेबोरेटरी वर्क्स वगैरह से रिलेटेड लगा सकते हो, या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक तरीके से उसको आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो। सोशल इंटेलिजेंस आ जाएगा कि हम उन चीज़ों को समझ चुके हैं और इंटरेक्ट करेंगे दूसरे के साथ, दूसरे पर्सनस के साथ। ठीक है, अब इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं इसके इंटेलिजेंस के, वो कौन कौन से हैं? लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। लेवल क्या होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है टास्क का, रेंज कितने हमने टास्क दिए हैं उस डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर, एरिया टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन रिस्पोंडेंट टू, कितनी सिचुएशन है जिसके ऊपर रिस्पोंड करना है उसको, एंड स्पीड क्या होगी कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आया है या कितनी जल्दी उस चीज़ को सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये थोंडोइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, इसमें आपको याद रखना है कि 3 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की है और 4 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। देन आती है हमारी 10th थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थ्रस्टन ने जी फैक्टर जो था जनरल इंटेलिजेंस उसको बिल्कुल नकार दिया कि मतलब ऐसा खाली एक जनरल इंटेलिजेंस नहीं होता, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल फैक्टर्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। मतलब मान लो किसी में अलग अलग चीज़ों का ग्रुप बनेगा, लैंग्वेज और म्यूजिक की जो एबिलिटी है वो एक में कंबाइन हो रही है, या एक में हो रहा है, पता चल रहा है लैंग्वेज या रिटर्न जो एबिलिटी है उनकी वो कंबाइन हो रही है, तो वो लाइक राइटर अच्छा बन जाएगा, एक सिंगर अच्छा बन जाएगा। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे बात की थी इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी जो मेंटल एबिलिटी है उसी के कॉम्बिनेशन की बात की है यहाँ पे। तो कौन कौन सी एबिलिटी बताई है? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड और रीजनिंग, इनकी बात की है इन्होंने, तो ये हमें याद रखना है। देन हमारी 11th
थ्योरी आ जाती है। स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने सिंगल और जनरल इंटेलिजेंस को बिल्कुल नकार दिया है कि खाली एक या जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल वर्क चीज़ आ जाएगी, क्रिएटिव में मतलब हम कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है हमारे सामने तो हम उसको क्रिएटिवली कैसे पास करेंगे या कैसे सोल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। एनालिटिकल में कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने है हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या चीज़ है, हर चीज़ क्या सिचुएशन है, क्या हमें करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, मतलब पूरा एनालिसिस एक तरीके से किसी भी फ्रेम का। तो इन्होंने 3 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी। तो ये हो गई ट्राइआर्किक में, हमें ये याद रखना है। देन आती है हमारे पास गिलफर्ड की SIO मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बोलते हैं इसको। तो इन्होंने जो है 3D मॉडल दिया था, एक तरीके से 3 डायमेंशन की बात की है यहाँ पे। तो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में इन्होंने 6 स्टेजेस की बात की है, कंटेंट में इन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है और प्रोडक्ट में इन्होंने फिर से 6 स्टेजेस की बात की है। और ये सारे के सारे मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तरीके से यूनिक स्किल बनाते हैं। जैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक यूनिक स्किल जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और वो कितने ग्रुप में, मतलब 180 ग्रुप की यूनिक स्किल्स हैं इसमें। ये सारे के सारे का प्रोडक्ट है। ओके, तो हमें याद रखना है 180 है, उसमें 150 120 भी पूछ सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन होते होते फिलहाल 180 करेक्ट आंसर है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, तो हमें ये याद रखना है। इसमें अब आपको जो ये दिए हुए हैं ये भी हमें याद रखना है। ऑपरेशन में कौन कौन सी 6 थी? कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग मेमोरी, रिटेंशन, फिर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और फिर उसके बाद इवेल्युएशन आएगा। कंटेंट में विजुअल और ऑडिटरी एक में ही आएगा। काइनेस्थेटिक, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल आ जाएगा। प्रोडक्ट में आएगा यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम और ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस वगैरह। ये 6 स्टेजेस आ जाएंगे। तो हमें ये याद रखना है गिलफर्ड SOI मॉडल में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी है। कौन कौन सी है वो? प्राइमरी इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है, ये हमें याद रखनी है कि जो 8 की 8 इंटेलिजेंस है वो प्राइमरी इंटेलिजेंस है। तो 8 कौन सी है? लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल और नेचुरलिस्टिक। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। ओके, और वो रैंडमली इधर उधर से थ्योरी में से कोई एक वर्डिंग डाल देंगे, तो आपको ये याद रखना है। देन है 14th सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड ने 2 दी है, एक साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको सेक्सुअल थ्योरी। साइको एनालिटिकल में क्या है? ईद, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं ये। ईद क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो किसी दूसरे की नहीं सोचते, कुछ ऐसा कॉन्शियस नहीं रहती, ये अनकॉन्शियस स्टेज होती है। फिर बात आती है ईगो की। ये एक तरीके से बैलेंस बनाती है सुपर ईगो और ईद में। ओके, कोई चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई तो ये अपने आप को मन को समझाएगी कि मतलब ऐसा रीज़न हुआ होगा इसलिए ये चीज़ नहीं हुई। ओके, रैशनल पार्ट है ये माइंड का। बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो, ऑपरेट ऑन रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड काम करती है। ओके, सबकॉन्शियस पार्ट है ये। एंड सुपर ईगो की बात आती है तो ये मोरल कंपास ऑफ माइंड है, एक तरीके से मोरलिटी की पीक पे पहुंच जाते हैं एक तरीके से सुपर ईगो में, और ये कॉन्शियस पार्ट है हमारा। ओके, देन इसकी जो सेकंड थ्योरी है वो है साइको सोशल थ्योरी। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की। 5 स्टेजेस कौन कौन सी है वो हमें देखनी है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट पीरियड और जेनाइटल स्टेज। ओके, इसमें जो ओरल है 0 से 1 रहती है, एनल है 1 से 3, फैलिक है 3 से 6, लेटेंट पीरियड है वो 6 टू प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं बच्चे तब, और जेनाइटल स्टेज होती है प्यूबर्टी से डेथ तक। इसमें जो फैलिक स्टेज है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो फैलिक स्टेज है उसमें 2 पार्ट लगा लो या 2 एक तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स में ये स्टेज आती है, उसमें अलग अलग करेक्टर्स के हिसाब से दी हुई है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो एक है करेक्टर, वो बॉयज़ में देखने को मिलता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो अपने मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है उसमें गर्ल्स जो है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, मतलब वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि फैलिक स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो, ये स्टेज ये ऐसी होती है कि वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सबसे ज़्यादा क्लोज जो होते हैं वो मदर फादर होते हैं, तो उनसे उनका अटैचमेंट अपने आप हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती है वो अपने फादर की ज़्यादा क्लोज होती है इस स्टेज पे, और जो बॉयज़ होते हैं वो अपने मदर की ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये नेचुरल स्टेज है। देन आती है 15th
थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। हम इसको कनेक्शनिज्म और एसआर एसोसिएशन भी बोलते हैं। ओके, ये याद रखना है हमें। तो इन्होंने लॉज दिए थे, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और आपने देखा होगा वो मेज़ बना के उसके बाहर वो खाना रखा था और उसको बाहर निकलना था। तो वो पहले तो ऐसे ही गुस्से में इधर उधर चबाती है, पूरे उनको सरिये को भी चबाती है, बट कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो अचानक से उसका लीवर पे पैर लग जाता है और वो खुल जाता है। तब तो वो फट से भाग के उसको खा लेती है, बट धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मैं इस लीवर को ही दबाऊंगी तभी वो खुलेगा गेट और तभी मुझे खाना मिलेगा। तो धीरे धीरे वो सीख जाती है। तो उन्होंने 2 तरीके के लॉ दिए हैं, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, एक्सरसाइज है और लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये प्राइमरी लॉ है। सेकेंडरी लॉ में है मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट ऑफ या लॉ ऑफ एटीट्यूड बोल सकते हैं, लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट एंड लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग से रिलेटेड कि मतलब पावलो के साथ कैसे रिलेट करती है। तो हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है उसके थ्रू ये थ्योरी जो है उनकी थ्योरी के साथ रिलेट करती है। ओके, तो हमें ये याद रखना है इसमें। देन आती है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम एस टाइप बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हम पहले स्टिमुली दे रहे हैं उसको एंड देन कुछ भी होगा आगे। ओके, तो इसमें 4 इन्होंने क्या किस किस चीज़ के बारे में बात किए हुए है। अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो फूड है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो तो स्टिमुलस है एक तरीके से। अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स है, मतलब कोई बिना किसी कंडीशन के कुत्ते का जो सलाइवा है वो निकलेगा ही फूड को देख के। फिर आता है कंडीशन स्टिमुलस, इसमें बैल की बात की गई है जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये कंडीशन स्टिमुलस आ गया। कंडीशन रिस्पॉन्स जो सलाइवा आएगा बैल के बजने की वजह से, हम उसको कंडीशन रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। कैसे काम किया इन्होंने, 3 स्टेजेस है एक तरीके से। बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है कि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं उसको, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिल रहा है, सलाइवा आ रहा है उसका, ठीक है। फिर ड्यूरेशन, एक तरीके से ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा है कि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था, फूड था, उसके साथ हम कंडीशनल स्टिमुलस भी दे रहे हैं, बैल उसको भी बजा रहे हैं, फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस टाइम हमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। अभी तक उसका सलाइवा आ रहा था क्योंकि हम फूड भी दे रहे थे, तो सलाइवा को हम मान के चल रहे हैं कि वो फूड की वजह से आ रहा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। लेकिन जैसे जैसे हम उसको रिपीट करते हैं तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि हम फूड को हटा देंगे, अब जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अब सिर्फ हम रखेंगे कंडीशनल स्टिमुलस की बैल बजाई। तो अब उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि बैल बजने पे भी उसको सलाइवा आ रहा है। अब सलाइवा किस रीज़न से आ रहा है, बैल बजने की वजह से आ रहा है, तो ये हो जाएगा कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। उन्होंने जिस प्रिंसिपल्स की बात की थी वो है एक्सटिंक्शन, मतलब ख़त्म भी हो सकता है। जैसे ही हम ये जो रिपीटिशन है ये ख़त्म करेंगे तो जो ये कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बिहेवियर में जो चेंज हुआ है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाएगी। अगर दोबारा से हम कुछ लंबे टाइम के बाद उसको दोबारा से यही अचानक से करते हैं तो क्या पता बैल बजने पे उसके मुंह से सलाइवा आए। ओके, जनरलाइजेशन, हम लाइक सिमिलर बैल का साउंड भी यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी सिचुएशन में अगर देखें तो। डिस्क्रिमिनेशन कि मान लो बैल की जगह कुछ और यूज़ कर दिया आपने, तो वो चीज़ें उसकी जो उसने अभी सीखा है बिहेवियर में जो उसके चेंज आया है तो वो चेंज नहीं होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन भी ये आ जाएगा। तो हमें ये याद रखना है। पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग में इसको एस टाइप बोलते हैं, ये याद रखना है। देन आती है 17th, इसमें है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हम आर टाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिस्पोंड करना होगा, उसी के बाद उसको लाइक जो भी है खाना वाना वो मिलेगा। इन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बोला था कि जो कंसिक्वेंसेस हैं वो कैसे शेप करते हैं हमारे बिहेवियर को, कि लाइक गलती करेगा तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है एक तरीके से, ठीक है, या मान लो हाँ उसको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर वो सही चीज़ तक पहुँचेगा तो ही उसको मतलब वो एक तरीके से मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा या कुछ भी लगा लो आप। तो इसने इनके में ये था, इन्होंने 2 टाइप से मतलब रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की थी। रेनफोर्समेंट भी 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम तो मतलब बिहेवियर में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर पनिशमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम बिहेवियर में कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। प्लस का मतलब हम ऐड कर रहे हैं, जैसे रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की जहाँ पे बात होगी तो हम वहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात होगी तो जो बिहेवियर को अप करने में कोई चीज़ अड़चन डाल रही है हम उसको हटा रहे हैं। ओके,
पनिशमेंट में बात होती है तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम पॉजिटिव पनिशमेंट ऐड कर रहे हैं, लाइक बच्चों को डांट लगा दी तो वो हमने कुछ लाइक ऐड किया है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि हम रिमूव कर रहे हैं, लाइक बच्चा कुछ काम नहीं करता, रेगुलर गेम खेल रहा है फ़ोन में, तो हम फ़ोन छीन रहे हैं उससे, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है, सॉरी पनिशमेंट हो गया। और रेनफोर्समेंट में एक तरीके से रिवार्ड देंगे तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम लाइक उसको कुछ भी नहीं देंगे, या यूँ लगा लो पॉजिटिव वे में लगा के चले। कोई बच्चा है मान लो वो खिड़की के पास बैठा है, उसको सुन नहीं रहा है क्योंकि खिड़की बज रही है बार बार धप धप धप, और लाइक उसको पढ़ाई नहीं हो पा रही है उससे, तो हम क्या करेंगे उस खिड़की को बंद कर देंगे, तो वो हो गया नेगेटिव रेनफोर्समेंट कि वो बंद कर दी, मतलब जो अड़चन थी वो हटा दी हमने। अब जो प्रोसेस है जो बच्चा लर्निंग कर रहा है वो अच्छे से होगी, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आ जाएगा। तो हमें ये याद रखना है 17th में। देन है 18 कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। कोहलर ने जो है, कोहलर जो थे ना वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो बिहेवियरिज्म को या इनको मतलब एक तरीके से नकारते थे, और वो इंसाइटफुल लर्निंग की बात करते थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह को। वो कहते थे कि मतलब अचानक से कोई चीज़ आती है दिमाग में और लाइक इंसान सोचता रहता है और उसको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, वो इस चीज़ को मानते थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जैसे इसमें कोल भी आ गया, कोहलर, कोफका, इन सब का नाम आता है, ट्रिपल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो इन्होंने, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि चिंपैंजी को एक उसमें बाड़े में या यूँ लगा लो जेल सी बना के उसमें रख दिया था, उसमें बॉक्स भी थे, स्टिक भी थी, और केले को ऊपर टांग दिया था, तो उसको वो निकालना था। तो वो पूरा आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी। इनके जो स्टेप्स हैं इंसाइटफुल लर्निंग के वो क्या है कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इनिशियल एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कैसे हम उस चीज़ को सोल्व करेंगे। फिर इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़ होता है, थोड़ी देर रेस्ट मतलब बैठ जाएंगे और सोच विचार में लग जाएंगे कि मतलब और क्या चीज़ें करें हम। फिर उसको एकदम से इनसाइट डेवलपमेंट होती है कि हाँ हम ये आइडिया यूज़ करके देखते हैं, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, और वो अगर वर्क करता है तो ठीक, अदरवाइज वो फिर से रिपीटिशन होता है और जनरलाइजेशन होता है। तो हमें ये स्टेप इसके याद रखने हैं कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग का। इंसाइटफुल लर्निंग मतलब ऐसी वाली चीज़ कि हाँ वो आइडिया मिल गया मुझे। देन है हमारी 19th एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम ऑब्जर्वेशनल या विकारियस भी बोलते हैं। एल्बर्ट बंडूरा का आपको याद होगा बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो था कि मतलब कुछ छोटे बच्चे थे, उनको बिठा रखा था, तो जो बड़े बच्चे थे एक बार मार के देखते हैं तो वो ऑब्जर्व करते रहते हैं बस, वो कि जब मार पिटाई देखते हैं तो वो भी डोल को मारते हैं, और जब वो केयर करते हुए देखते हैं तो जो ग्रुप जो केयर करते हुए देख रहा था वो डोल की केयर भी करता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका था। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक आइडियल मान के तब उनको हम काम करते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की थी, कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की थी, तो उन्होंने 4 स्टेप दिए हैं, और ये 4 स्टेप एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं सीरीज़ में लगाने के लिए। तो पहला है अटेंशन, देन है रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या इमिटेशन बोल सकते हैं, मोटिवेशन बोल सकते हैं हम। इसमें अटेंशन सबसे पहले अटेंशन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम दूसरों को देखते हैं अटेंशन देके, फिर रिटेंशन उस चीज़ को ऑब्जर्व करके हम अपना आत्मसात करते हैं एक तरीके से। रिप्रोडक्शन या इमिटेशन हम नकल करते हैं उनकी जो भी हम देख रहे हैं, और मोटिवेशन हमें उस चीज़ को करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो आ जाएगा इसमें। देन 20th पे आता है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसको हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। नीड हायरार्की ह्यूमनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, इसको आप लिंक कर सकते हो, लाइक जैसे ह्यूमन की जो नीड्स होती है ना उससे रिलेट करके आप बता सकते हो कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर बेस है, इसलिए ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी है। क्योंकि कई बार ना नाम पूछ लेते हैं कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो किसको बोलेंगे, तो हम मैस्लो की नीड हायरार्की को बोलेंगे। इन्होंने ह्यूमन का जो मोटिवेशन है वो कैसे आएगा, वो 5 एक तरीके से बताया था कि 5 बेसिक नीड होती है, उनके थ्रू आता है, और उनकी भी हायरार्की है। ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है यहाँ से कि हायरार्की में लगाओ यहाँ से। सबसे पहले इंसान क्या सोचेगा, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स अपनी पूरी करने की सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, फिर अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा। फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा लाइक रोटी, कपड़ा, मकान और
मतलब बेसिक नीड्स जो होती है कि थोड़ा हम अच्छे लेवल पे, मतलब बेसिक नीड्स जो हमारी है वो पूरी हो जाए। फिर सेफ्टी के बारे में सोचेगा कि भाई मेरी खुद की सेफ्टी रहे, खुद सेफ रहेगा। उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंग्स के बारे में सोचेगा कि मतलब फैमिली वगैरह के बारे में या दोस्त वगैरह के बारे में सोचेगा। उसके बाद सेल्फ एस्टीम आता है कि लाइक जो भी है सोसाइटी में जहाँ पे भी वो रह रहा है उसको रिस्पेक्ट मिले, एक उसका अच्छा ओहदा हो, तो उस चीज़ के लिए एफर्ट करता है वो। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लाइक मैं खुद क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें इसमें आ जाती है कि खुद को वह जानता है कि मैं कितने पानी में हूँ। ओके, देन आता है 21 जो है क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसके नाम से ही समझ जाओगे, ड्राइव रिडक्शन मतलब कुछ है जिसको हम पाना चाहते हैं तो उसको पाना है बस हमें, तभी हमारी जो ड्राइव है, जो भूख है वो ख़त्म होगी। तो ये जो इन्होंने बताया कि ऑल मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स दैट क्रिएट अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ टेंशन। इन्होंने बोला कि जो भी मोटिवेशन आती है हमें कुछ करने की या कुछ पाने की, वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स से आ रही है। जो मान लो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे लगेगा मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है ये चीज़ करनी है, तो एक वो टेंशन क्रिएट हो जाती है, या मतलब मुझे कमी लगेगी, तो वो जो कमी वाली स्टेज है ना, स्टेट ऑफ टेंशन, हम उसी को ड्राइव बोल रहे हैं कि मतलब भूख आ गई, अब ज़रूरत लगने लग गई है मुझे, तो उस हम स्टेज को बोल रहे हैं ड्राइव। और उस ड्राइव को पूरा करने के लिए वो जो ड्राइव है उसी की वजह से हम मोटिवेट होंगे, और जो हमारा बिहेवियर है वो लाइक कुछ प्रोसेस करेगा आगे और उस टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और जब वो स्टेज को ख़त्म कर देगा, एक बैलेंस पे वापस से आ जाएगा कि भाई हाँ हमारी वो नीड है वो पूरी हो गई, तो हम उसको होम्योस्टेसिस स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, उस स्टेज को बोल रहे हैं होम्योस्टेसिस। ये एक साइकिल है, हमें ये याद रखनी है कि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से ही स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट होता है, जिसको हम ड्राइव बोल रहे हैं। अब उस ड्राइव को रिड्यूस करना है हमें, तो मोटिवेशन यहीं से मिलेगा। ड्राइव है तो उसको रिड्यूस करने की मोटिवेशन मिलती है हमें, और वो मोटिवेशन ख़त्म होती है तो ड्राइव रिड्यूस हो जाता है एक तरीके से, हम उसको होम्योस्टेसिस स्टेज बोल रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर सिर्फ याद करना है। फिर आता है 22वीं कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो बिहेवियर है वो एक पर्सन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का फंक्शन है। एक तरीके से फिजिक्स से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने इस तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। तो इन्होंने ये मॉडल दिया है, जो भी है इन्होंने एक फिगर बनाया कि बैरियर है यहाँ पे बीच में, और गोल जो है हमारा यहाँ पे उसको पॉजिटिव वेक्टर से दिखाया है, और नेगेटिव वेक्टर भी होगा एक तरीके से जो अपोज करेगा भाई हमें उस चीज़ को गेन करने में या वहाँ तक पहुँचने में। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो इस तरफ से लगता है बैरियर के इधर से, और जो पर्सन है वो जो अपनी तरफ से कोशिश करेगा उसको हम ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है, मतलब एक पर्सन जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें पाने की कोशिश करता है, हम उसको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, जहाँ तक वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, उसको एक तरीके से बाउंड्री से डिसाइड कर देते हैं। ये बैरियर का काम करता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ बैरियर भी होता है। एंड ये हो गया। और जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको हम फॉरेन हल ऑफ लाइफ स्पेस भी बोलते हैं। तो इन्होंने बस यही बताया था, इनका मेन वही था कि जो बिहेवियर है लर्नर का या बच्चे का, इंसान का, जिसका भी है, वो क्या है, फंक्शन है पर्सन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। ओके, देन है गायनी की हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो इन्होंने, गायनी ने एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लर्निंग की जो हायरार्की है वो डिसाइड की थी। वो कैसे थी, इसको रट लेना या कैसे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायरार्की मतलब एक तरीके से लगाना भी पूछा जाता है, सीरीज़ में लगाओ किसके बाद क्या आएगा, बीच में से एक दो गायब भी कर देते हैं, तो इसमें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इस पहले आ जाएगा सिग्नल लर्निंग, SR, फिर चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप समझ के भी याद कर सकते हो। सिग्नल लर्निंग बेसिक है बिल्कुल, हम सिग्नल्स के थ्रू सीखते हैं। फिर SR मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के थ्रू सीखेंगे। चेनिंग मतलब एक चेन बनाएंगे, रिलेशन सेट करेंगे वहाँ पे। वर्बल एसोसिएशन लैंग्वेज वगैरह का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेशन, उनमें अलग अलग लाइक डिस्क्रिमिनेट करके देखेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट के बाद हमें रूल पता लगते हैं, रूल का डेवलपमेंट होता है, और वो सारी चीज़ें पता लग गई तो हम लास्ट में प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये हमें हायरार्की है वो याद रखनी है। ओके, देन आती है हमारी, 2 बज गई बस अब,
ट्वेंटी फोर्थ पे है टोलमैन की साइल लर्निंग और इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पर्पजिव बिहेवियरिज्म। क्योंकि कोई ना कोई पर्पज़ है इसीलिए वो बिहेवियर आ रहा है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो साइन लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। ये क्या है, बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म के बीच में लिंक डेवलप करते हैं एक तरीके से। इनकी जो थ्योरी है वो, ये ना तो पूरी तरीके से बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करते हैं, ना पूरी तरीके से कोग्निटिविज्म को सपोर्ट करते हैं, ये दोनों के बीच के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो लर्निंग है वो पर्पजिव होती है, इन्होंने बोला गोल डायरेक्टेड होती है, ये बोला। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि गोल डायरेक्टेड लर्निंग किसने बताया है, तो वो टोलमैन जी ने बताया है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है वो सेलेक्ट करता है शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट पाथ, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। उसके पास ऑप्शन रहते हैं, तो यूँ आलसी मान के चलो कि उसको जो सबसे इजी लगेगा ना वो वहीं पे जाएगा। रेनफोर्समेंट जो है वो असेंशियल नहीं है लर्निंग के लिए, इन्होंने ये बोला। जैसे हम ट्रायल एंड एरर इन सब चीज़ों में पढ़ रहे थे कि रेनफोर्समेंट वाला ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ रहे थे, तो ये उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है। बिहेवियरिज्म की इन्होंने बात की कि जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई कर सकते हैं हम एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू। और कोग्निटिव मैप का जो कॉन्सेप्ट था वो टोलमैन ने दिया था। लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था वो टोलमैन ने दिया था। और इंटरवेनिंग वेरिएबल है उसका भी कॉन्सेप्ट टोलमैन ने दिया था। अब कोग्निटिव मैप क्या होता है, इन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मेज बनाई थी इन्होंने, और ABC करके कुछ ऐसे अलग अलग जो एग्जिट थे वो बनाए थे, और वहाँ पे खाना रख दिया था। लाइक 3 ग्रुप डिवाइड किए थे आई थिंक। एक में वो खाना रख रहे थे रोज़, एक में वो कभी कभी खाना रख रहे थे, और एक में उन्होंने कभी भी नहीं रखा। लेकिन चूहे तीनों में से बाहर निकले, एग्जिट किया इन्होंने। तो इन्होंने कोग्निटिव मैप बनाया था कि जब तीनों में से चूहे बाहर निकल गए ना, तब इन्होंने बोला है कि रेनफोर्समेंट है वो असेंशियल नहीं है। मतलब काम तो कर रही है सारी चीज़ें, रेनफोर्समेंट जो है वो बढ़ा सकता है उस चीज़ का लाइक होने की संभावना, या उस चीज़ की स्पीड बढ़ा देगा, बट ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आज या नहीं तो कल होगी ज़रूर, ठीक है। और बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई करेगा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को, ये क्योंकि एक बार चूहा बाहर निकल गया तो वो दूसरा जब उसका टर्म आया तो वो कम टाइम ले रहा था, लाइक और ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि उसको याद हो गया था वो। तो कोग्निटिव मैप मतलब वही है कि अपने माइंड में एक मैप बनता है, उस चीज़ को कोग्निटिव मैप बोला है। लेटेंट लर्निंग हिडन, कि कोई चीज़ हो रही है तो अचानक से वो चीज़ रिएक्ट नहीं करेगा हमारा माइंड, लेकिन छुपी हुई नॉलेज हमारे दिमाग में रहती है। कोई सिचुएशन अगर ऐसी कुछ आती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं, मतलब लाइक इंटरवेन करेंगे जो, लाइक मोटिवेशन हो गया या नॉलेज हो गई हमारी, कुछ मतलब ऐसी जो इफ़ेक्ट करेंगे उस चीज़ को होने में, ओके। तो इन्होंने इस चीज़ की बात की। इन्होंने SR जो एसोसिएशन था, SR स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो फंक्शनिंग होती है उसको बिल्कुल नकार दिया था। इन्होंने SS को बोला था कि स्टिमुलस का जो वर्क होता है वो काम करता है, ओके। देन है डैनियल गोलेमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस। जो डैनियल गोलेमैन है इन्होंने थ्योरी दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, लेकिन जो ये टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको कोइन किया था, एक तरीके से बनाया था पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने। तो ये हमें याद रखनी है, अगर बोले टर्म किसने दी है तो ये पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने दी है, लेकिन थ्योरी किसने दी है, डैनियल गोलेमैन ने दी है, ओके। इन्होंने बात की है 5 कंपोनेंट की। जो 5 कंपोनेंट है वो आगे जाके पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसी में भी लाइक और आगे डिवाइड हो जाते हैं, उनमें यूज़ आते हैं। तो इन्होंने 5 कौन कौन से कंपोनेंट की बात की है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मोटिवेशन हो, एम्पैथी हो, सोशल स्किल्स हो। तो ये सारी चीज़ें जिनमें रहेंगी वो पर्सनल और सोशल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। इन्होंने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो लाइक कम नहीं है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है जो IQ रहता है हमारा उसके इंटेलिजेंस क्यूशेंट में, ओके, उसको फाइंड आउट करने में। तो ये हो गया हमारे 25 जो थ्योरीज थी हमारी। इसमें 1-2 और भी ऐड हो सकती है, और इवन मैंने सिलेबस से एक्स्ट्रा ही की है 1-2। सो ये है 25। और कोई रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सी थ्योरी रह गई है। और आई होप कि इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ऐसी ही वीडियो और देखनी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, थ्योरीज वगैरह से रिलेटेड, या नेट JRF STET CTET किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।